तो वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का आज हम अध्ययन करेंगे। पार्ट 7 आज हम लेके आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सेक्शन ए में पूछा जाता है खाली जगह और एक एक वाक्य वाले शब्द पूछे जाते हैं। तो पहला हम देखते हैं, एक शब्द में उत्तर लिखिए। फंजाइस यानी फूंक की कोशिका दीवार किसकी बनी हुई होती है? तो काइटिन अथवा तो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज मिश्रित काइटिन की बनी हुई होती है। दूसरा है, किस वनस्पति में बीज और फूल की उत्पत्ति होती है? तो आवृत बीजधारी में यानी कि एंजियोस्पर्म में होती है। किस सरीसृप का हृदय 4 खंड वाला होता है? तो मगरमच्छ का हृदय 4 खंड वाला होता है। चौथा प्रश्न है, किस सृष्टि के प्राणियों के शरीर गुहा वाला होता है? तो उसका उत्तर है, यहाँ पर है नुपुरक यानी एड्रीनालिन। तो एड्रीनालिन है। तो आगे देखते हैं, पांचवा, सर्वप्रथम जनीन पर अंडा देने वाले पृष्ठवंशी प्राणियों का समूह कौन सा है? तो यहाँ पर है सरीसृप। छठा प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने वैज्ञानिक नामकरण पद्धति की खोज की थी? तो लिनियस ने। मेंढक का त्वचा किस ग्रंथि में होता है? तो श्लेष ग्रंथि में। सातवां है, मेंढक का त्वचा। आठवां, किस वर्ग के प्राणी गर्म खून वाले होते हैं? तो विहंग यानी सस्तन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, प्राणी सृष्टि का सबसे बड़ा समुदाय खाली जगह है। तो संधिपात है यानी ऑर्थोपोडा। दूसरा है, ऑर्थोपोडा यानी संधिपात प्राणियों का खाली जगह उपांग होते हैं, तो संधि वाले होते हैं। तीसरा है, त्रिअंगी वनस्पति में खाली जगह देखने को मिलता है, तो वाहक पेशी देखने को मिलती है। चौथा है, लाइकन खाली जगह प्रकार का जीव है, तो सहजीवी है। मकाई यह खाली जगह वर्ग का वनस्पति है, तो एक दली। छठा है, विटकेटर ने सजीव के लिए सृष्टि की रचना की, खाली जगह सृष्टि की रचना की, तो 5 सृष्टि की रचना की है। किसने? 5 सृष्टि की रचना की है। आगे हम देखते हैं, विभाग बी में कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, सजीवों का वर्गीकरण करना क्यों आवश्यक है? तो सजीवों का वर्गीकरण करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी पर अनगिनत सजीव का अस्तित्व है। यह प्रत्येक सजीव का व्यक्तिगत अध्ययन करना बहुत कठिन काम है तथा असंभव भी है। इस कारण सजीवों का सानुकूलन अभ्यास तथा पहचान के लिए उनका विभिन्न रचनात्मक स्तर तथा गुणों के आधार पर उन्हें अनेक विभाग में वर्गीकृत किया जाता है, जिससे उस वर्ग का अध्ययन करने पर उस वर्ग के सजीवों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इस कारण सजीवों का वर्गीकरण करना बहुत ही आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोनेरा सृष्टि। तो इन जीवों में न तो संगठित केंद्र और कोशिका होते हैं। कुछ सजीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कुछ भी नहीं। कोशिका भित्ति में होने या न होने के कारण मोनेरा वर्ग के जीवों की शरीर रचना में परिवर्तन आता है। पोषक स्तर पर स्वपोषी तथा विषम पोषित दोनों हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में जीवाणु, नीलहरित शैवाल, सायोना बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। तीसरा है, लाइकेन अर्थात क्या? यह किस किस स्वरूप में देखने को मिलता है? तो कवकों की कुछ प्रजातियां नीलहरित शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया के साथ स्थायी अंतः संबंध बनाती है, जिसे सजीविता कहते हैं। ऐसे सजीवी जीवों को लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन के 2 प्रकार होते हैं, एक है पार्मेलिया, दूसरा है उष्निया। चौथा प्रश्न देखते हैं, वनस्पति सृष्टि के उभयजीवी सृष्टि को समझाइए। तो इसमें है, इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग यानी उभयचर कहते हैं। यह पादप तना, पत्तों जैसी रचनाओं में विभाजित रहता है। यह सरल रचना वाला होता है, बराबर।
ये सरल रचना वाली छायादार वनस्पति में नमी युक्त विस्तार में होती है। इसके शरीर में प्रकांड एवं पर्ण होता है। उदाहरण के रूप में यानी कि मास, यानी कि फ्लोनेरिया, मार्केसिया, रिक्सिया। पांचवा देखते हैं, हमारे पास पांचवा है अंतर लिखिए। तो उभयजीवी और सरीसृप में अंतर लिखना है। तो यहाँ देखते हैं, हमारे पास यहाँ दिया गया है उभयजीवी और सरीसृप में अंतर है। पहला है, इनमें दौड़, पानी तथा पुख्त अवस्था पानी तथा जमीन पर व्यतीत करने वाले प्राणी होते हैं। सरीसृप में पहला देखते हैं, पेट के बल पर सरक कर चलने वाले प्राणियों को सरीसृप कहते हैं। इनमें नंबर 2, उभयजीवी में नंबर 2 देखते हैं, इनमें त्वचा सल्क विहीन, फिसलनी और चिकनी होती है, इधर होती है। इन प्राणियों में काइटिन का बहाव कंकाल होता है। तीसरा है, श्वसन क्लोम तथा फेफड़ों द्वारा होता है। सरीसृप में तीसरा देखते हैं, आर्थ्रोपोडा प्राणी यानी झालर, झालर पेशी, झालर पोषी फेफड़ों की थैली तथा फेफड़ों में श्वसन करते हैं। उभयजीवी में चौथा देखते हैं, इनमें 2 ग्राहक कोष्ठ, 1 छेपक कोष्ठ होता है। इसमें चौथा में देखते हैं, सरीसृप में इनमें प्रचलन संधि वाले उपांग द्वारा होता है। ये अंतर है मोस्ट इम्पोर्टेंट, दोनों अंतर याद करके जाना। मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ही बता रहा हूँ आपको, बराबर, असाइनमेंट ही समझे, एक तरह का वार्षिक परीक्षा में आ सके। शैवाल और कवक में अंतर देखते हैं। तो शैवाल में क्या अंतर है, पहला देखते हैं, शैवाल में हरित द्रव्य होता है, कवक में हरित द्रव्य नहीं होता है। दूसरा है, शैवाल में स्वपोषी पोषण होता है और कवक में परपोषी या मृतोपजीवी पोषण होता है। तीसरा है, शैवाल में उदाहरण के रूप में स्पाइरोगाइरा, सर्गासम, बैक्टेरियोस्पर्मस। इसमें तीसरा है, कवक में उदाहरण में ईस्ट, म्यूकर और मशरूम। चौथा है, शैवाल में आहार का संग्रह स्टार्च में होता है, कवक में आहार का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। शैवाल में पांचवा देखते हैं, कोष दीवार सेलुलोज की बनी होती है। इसमें कवक में देखते हैं, कोष दीवार काइटिन मिश्रित सेलुलोज की बनी हुई होती है। अब इसमें सेक्शन सी में से कुछ नहीं आता है, सेक्शन डी में आते हैं। तो यहाँ पर पहला दिया है, मोलस्का यानी मृदुकाय जगत के लक्षण और उदाहरण लिखिए। इसमें द्विपार्श्व सिमिति पाई जाती है। इनकी देह गुहा बहुत कम होती है, शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। अधिकांश मोलस्का जंतुओं में कवक पाया जाता है। इसमें खुला संवहनी तंत्र होता है तथा उत्सर्जन के लिए वृक्क यानी गुर्दे जैसी रचना पाई जाती है। उदाहरण के रूप में काइटाइन, ऑक्टोपस, घोंगा, यूनियो, पाइला आदि। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आर्थ्रोपोडा यानी संधिपात जगत के लक्षण उदाहरण दीजिए। तो हम इसका उदाहरण देते हैं। इसके लक्षण पहले देखते हैं, हमारे पास है यहाँ पर, यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। प्राणी सृष्टि में लगभग 80% से 90% प्राणी इस समुदाय के हैं। इनमें द्विपार्श्व सिमिति पाई जाती है और शरीर खंड युक्त होता है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। प्राणी सर्वव्यापी आवास वाले होते हैं, जमीन, हवा, पानी जैसे प्रत्येक माध्यम के निवास करते हैं। शरीर की गुहा में रक्त भरी हुई होती है, इस कारण उसे रुधिर गुहा कहते हैं। इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। श्वसन क्रिया श्वसन झालर, क्लोएम, श्वास वाहिनी, फेफड़ों तथा पुस्तक फेफड़ों आदि अंगों में होती है। अगर आपको इस प्रकार के वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, अगला देखते हैं। अगर आपका कमेंट आया तो हम लोग गणित का भी असाइनमेंट सॉल्यूशन करेंगे। आप देख नहीं रहे हैं, कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम आगे गणित का नहीं बना रहे हैं। ये प्राणी स्वतंत्र जीवी तथा परोपजीवी होते हैं। उदाहरण रूप में झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़ा, खाज, कान खजूरा, तिलचट्टा। अब देखते हैं मत्स्य प्राणियों के लक्षण और उदाहरण दीजिए। तो उसके लक्षण देखते हैं। इस वर्ग में मछलियां हैं जो समुद्र तथा मीठे पानी दोनों की जगह में पाई जाती है। इनकी त्वचा सल्क तथा प्लेटों से ढकी हुई होती है। ये अपनी मांसल मूंछ का उपयोग करते हैं। इनकी शरीर
धारा रेखित होती है। इनमें श्वसन के लिए क्लोएम पाए जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ये जीव असमतापी होते हैं। इनका हृदय द्विकक्षीय होता है तथा ये अंडे देते हैं। कुछ मछलियों का कंकाल केवल उपअस्थि का बना होता है जैसे कि शार्क। अन्य मछलियों का कंकाल अस्थि का बना होता है जैसे वारवस, रोहू, ट्यूना आदि। अब सरीसृप वर्ग के लक्षण बताइए। सरीसृप का काफ़ी बार पूछा गया है तो ये आप याद कर सकते हैं। सस्तन और सरीसृप के बारे में ज़्यादा आता है। तो ये प्राणी पेट से सरक कर चलते हैं इसलिए इन्हें सरीसृप कहते हैं। इस वर्ग के प्राणी जमीन पर, कुछ पानी में, कुछ बिलों में होते हैं। ये असमतापीय जंतु हैं। इनकी त्वचा सूखी तथा शरीर सल्कों द्वारा ढका हुआ होता है। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। हृदय त्रिखंडी होता है, 2 आलिंद होते हैं तथा ये निलय अपूर्ण विभाजित होता है। लेकिन मगरमच्छ या हृदय 4 खंडी होता है। लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 खंडी होता है। इनमें वृक्क पाए जाते हैं तथा सभी प्राणी अंडा देने वाले होते हैं। अंडे कठोर कवच के ढके हुए होते हैं। उदाहरण के रूप में कछुआ है, टर्टल है यानी सांप, छिपकली और मगरमच्छ है। सस्तन प्राणियों के लक्षण देखते हैं, उदाहरण भी देखते हैं। ये प्राणी समतापीय प्राणी हैं। इन वर्ग के प्राणियों का हृदय 4 खंड का बना होता है। इस वर्ग में सभी जंतु में नवजात पोषण के लिए दूध ग्रंथि पाई जाती हैं। इनकी त्वचा पर बाल, इस प्रवेदी ग्रंथि और तेल ग्रंथि पाई जाती है। इस वर्ग के जंतु जन्म देते हैं परंतु जब कुछ जंतु अपवाद स्वरूप अंडे भी देते हैं जैसे इकीड़ा, प्लेटिपस। कंगारू जैसे सस्तन जीवों की अविकसित बच्चे मार्सुपियम नामक थैली में तब तक लटके रहते हैं जब तक वे पूर्ण विकसित नहीं हो जाते। प्रत्येक उपांग में 5 उंगलियां होती हैं। मुंह में जबड़ों में दांत होते हैं। श्वसन फेफड़ों द्वारा लेते हैं। छठा देखते हैं जिम्नोस्पर्म यानी अनावर्त बीजधारी और एंजाइम स्पर्म यानी आवर्त बीजधारी के लक्षण उदाहरण बताइए। तो अनावर्त बीजधारी के देखते हैं। जिन वनस्पति में मूल, प्रकांड, पर्ण तथा प्राथमिक कक्षा में एकलिंगी फूल बनते हैं परंतु फल नहीं बनते हैं उन्हें जिम्नोस्पर्म यानी अनावर्त बीजधारी कहते हैं। उदाहरण के रूप में साइकस, पाइनस, देवदार। तो एंजियोस्पर्म यानी आवर्त बीजधारी। जिन वनस्पतियों में फूल, प्रकांड, पर्ण, फूल तथा फल बनते हैं उन्हें एंजियोस्पर्म यानी आवर्त बीजधारी कहते हैं। उदाहरण के रूप में सूर्यमुखी और मक्का। इस प्रकार से इस वीडियो को पूरा करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।